हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाटी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स की रीडिंग सीरीज और उसमें हमने काफ़ी अध्याय पढ़े और अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स में और उसके हमने दो अध्याय पहले पढ़ लिए हैं और उसका हम तीसरा अध्याय इस वीडियो में पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। इसमें सबसे पहले जैसे कि हर अध्याय में होता है अवलोकन, तो वो है उसमें पैराग्राफ में दिया गया है। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरण द्वारा एक बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञान के में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझा गया है। निर्धनता के कारण एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। इसके बाद है परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहर श्रमिक भी हो सकते हैं और सड़कों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबे पर काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे चिथड़ों के बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों तरफ निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत के मोटे तौर पर 270 मिलियन या फिर 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। इस यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं। पहला है शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने लगभग 1500 रुपए कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उन उसके भूमिहीन श्रमिक पिता और अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उनके भाई पर निर्भर है। रामचरण शहर में बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में अपने किराए के मकान में रहता है, किराए के एक कमरे में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरी का काम करती है तथा 800 रुपए और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान पर एक सहायक का काम करके 300 रुपए और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है और कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। इसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। फिर है शहरी श्रमिक के या शहरी निर्धनता के बारे में पढ़ा। अब है अगले पॉइंट में ग्रामीण निर्धनता। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता है।
काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के लिए उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सब्जी भी मिल जाती है। पाठ 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ी बीनने के ही गुजारा देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब पूरी उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसने 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदने हुए कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। फिर आगे है, निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता के संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। यह भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और असहायता। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति है कि जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते तथा कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनके में उनके पास साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने पेड़ करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता के बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवता व्यवस्था से मुक्त होगा, मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धनता को देखने का प्रयास हम अगले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि के अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। अगला बॉक्स कहाँ है? ये सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता में अपवर्जित रहकर केवल निकट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों को अपवर्जित कर रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिससे कुछ जातियों के लोगों को सामान्य अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार
सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय की बहुत कम नहीं करता, बल्कि वह उससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। अगला पॉइंट है असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निधन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारों के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद और आदि मामलों में इस समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में अब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, जिसका नाम है निर्धनता रेखा या ऐसी रेखा जिसके आधार पर हम निर्धनता को परिभाषित करते हैं। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आंकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए एक दिए गए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा में भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उनके नवीन स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के उस व्यक्ति आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, कपड़ा, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इस भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आंकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर निर्धारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम के करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकताएं ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों के रूप में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इस परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति माह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उनकी आय लगभग 4080 रुपए प्रति माह से कम है।
इसी तरह के परिवारों को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आंकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए वैश्विक बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का उपयोग करते हैं, जैसे $1.9 2011 की PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। इसके बारे में हम निम्नलिखित 2 बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। आगे का टॉपिक पढ़े तो वो है निर्धनता के अनुमान। तालिका 3.1 में यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष, ये अनुमान नहीं अनुपात होना चाहिए, वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% एक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 22% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों 1973 से लेकर 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन यानी कि 40.7 करोड़ से गिरकर 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ हो गई वर्ष 2011-12 में, जिसमें औसत गिरावट 2.2% वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच में हुई है। ये है वो तालिका जिसमें हम देख के स्पष्ट रूप से इन आंकड़ों को और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह है निर्धनता का अनुपात प्रतिशत में और यह है निर्धनता की संख्या करोड़ों में। यह है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और इन दोनों का योग यानी कि ओवरऑल क्या है। यह है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र और संयुक्त योग। यह है 1993-94 का डाटा, यह है 2004-05 का डाटा और यह है 2009-10 का और 11-12 के आंकड़ों के अनुसार। फिर आइए चर्चा करें, किस पे चर्चा करें, इन पॉइंटों पे हम चर्चा कर सकते हैं। हम इसी चैप्टर को पढ़ना आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों के आर्थिक वर्गों के एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वह वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार है। इसी प्रकार आर्थिक समूहों को सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। निम्नलिखित आरेख 3.1 में इन सभी समूहों के निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यद्यपि निर्धन रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जाति भी निर्धन है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप में सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या को गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर
अन्य सभी तीनों समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण, कृषि श्रमिक और शहरी अनिश्चित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इससे पहले दी गई सारणी को हम देखें तो इससे पहले ये चित्र भी देख सकते हैं और इसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं। और ये है वो टेबल जो कि है भारत में निर्धनता 2011-12 के सर्वाधिक असुरक्षित समूह। इसमें है अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जनजाति, ये है जाति, ये है भारतीय निर्धनता अनुपात का औसत, ये है अनियमित कृषि श्रमिक और ये है अनियमित गैर कृषि श्रमिक शहरी और ग्रामीण के हिसाब से। तो ये है एवरेज, ये है जाति और जनजाति के हिसाब से, और ये है ग्रामीण और शहरी के हिसाब से जो भी आंकड़े दिए गए हैं। तो इन सारे समूहों में निर्धनता का लेवल ज्यादा है। आगे पढ़े तो इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों के से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में महिलाएं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित किया जाता है। फिर इसके बाद दी गई है शिवरमन की एक कहानी। शिवरमन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्य थूथियार मोची जाति का है और वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय में वह गांव के दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उससे 100 रुपये प्रतिदिन का मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक विवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस में बाहर है। फिर एक दिन उसकी शादी भी करवानी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उनकी माँ भी अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। इसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उनकी अविवाहित बहन की उनकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उन्हें एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उनके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा। यद्यपि उनके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। इस कहानी के बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा या सोच विचार कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है अंतर्राज्यीय असमानता। भारत में निर्धनता एक और पहलू का आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालीन कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 भारत के निर्धनता का अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, जैसा कि आरेख 3.2 में दर्शाया है। बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ
नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता के उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा में जैसे उच्च कृषि वृद्धि की दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। अध्याय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें इसमें सुधार का कारण हो सकता है। बाद में है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों के अंतर्गत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना ये में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 26% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इससे वृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। इसका मतलब है 51 करोड़ और 4 लाख, और इसका मतलब है 27 करोड़ और 45 लाख। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। ये है अलग अलग राज्य के हिसाब से निर्धनता। भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। ये है राज्यों के नाम और ये है उसमें निर्धनता का प्रतिशत। इसको देखकर आप देख सकते हैं, सबसे कम है वो है केरल की और सबसे अधिक में देखें तो वो है बिहार की। और बाकी आंकड़े भी आप यहाँ अपनी मर्जी के हिसाब से देख सकते हैं, जिससे वो आपको इन बातों को समझने में और आसानी होगी। इन बातों को भी आप चर्चा में शामिल कर सकते हैं। अब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई है। ये देख सकते हैं कौन सी में, अगले आरेख में। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% हो गई है। देखें यह आरेख रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। यहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी। तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात $1.9 प्रतिदिन के नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र में नए स्तर सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। ये है तालिका 3.2 जिसमें दिया गया है इससे कम आय रखने वाले की संख्या प्रतिशत में है। तो ये नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, श्रीलंका सबसे ज्यादा है। यहाँ सबसे कम इन देशों में, यहाँ वो भी अलग अलग सालों के आंकड़े हैं, क्योंकि जनगणना और ये आंकड़े अलग अलग सालों में हर देश में अपने हिसाब से निकाले जाते हैं। ये है आरेख जिसमें है प्रतिदिन इतने $1.9 पर जीवन यापन करने वाले लोग। चीन को दर्शाया गया है इस रेखा से। 2005 से लेकर 2015 के आंकड़े, जिससे हर एक में
आपको कमी होती हुई नजर आ रही है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो ये है दक्षिण एशिया में। ये ग्राफ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नीचे की ओर आया है, और इनको देखकर आप अलग अलग हिस्सों के हिसाब से आप इसको देखकर अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, या एक समझ विकसित कर सकते हैं कि किस तरह ये चीजें घटती बढ़ती है। फिर है क्षेत्रानुसार निर्धनतों की संख्या कितने प्रतिशत से कम, वो इसी तरह का ग्राफ है, और ये थोड़े अलग तरीके से दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है निर्धनता के कारण। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों के पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर भी गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। इन दोनों में प्रति व्यक्ति आय की संवर्धित दर में बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र रोजगार के अनेक अवसर सर्जित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले लोगों की पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने की में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते। वे शहरों में के बाहर झुग्गी के में रहने लगे और निर्धनता की समस्या को मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की और एक विशेषता बन गई। उच्च निर्धनता दर की एक विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे को नहीं निपटा सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया है। क्योंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इसी कारण नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों की सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इसके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने के में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों है। अगला पॉइंट है निर्धनता निरोधी उपाय। निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारक हैं: आर्थिक संवर्धन को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्षों की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुपात 45% का था और 1980 के दशक में आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक संवृद्धि दर विश्व के सबसे अधिक रही। संवृद्धि दर 1970 के दशक में करीब 3.5% औसत से
बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर में निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता रहा है कि आर्थिक संवर्धन और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक संवर्धन अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश के अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों और लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास के सृजनहित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में संवर्धन अपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। इसमें है, पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जो है शॉर्ट फॉर्म में हम उसे कहते हैं मनरेगा। का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर गांव घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। उसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार और 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। यह योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% है। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपए से बढ़ाकर 132 रुपए वर्ष 2013-14 में कर दिया गया। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई है। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर 281 प्रतिदिन हरियाणा के श्रमिकों के लिए से 168 प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय योजना गारंटी कोष की स्थापना हित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के में है। वर्ष जिसे 2004 में देश में सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों में खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसमें 1993 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार और के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार
योजना का आरंभ 1999 में किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह से संगठित कर बैंक ऋण और सहकारी सरकारी सहायकी और के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 के में आरंभ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, ये प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। इस कार्यक्रमों के मिले जुले परिणाम हुए हैं। इनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ इनके पात्र निर्धनों में के प्रति पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण का अधिक बल दिया गया है। फिर है भावी चुनौतियां। भारत में निर्धनता के निश्चित रूप में गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन के अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक संवर्धन, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भूभाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के लिए विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता का अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में असमर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, या घर है, या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, या रोजगार की सुरक्षा है, या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा के है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को एक केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता और निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। इसके बाद इस चैप्टर का सारांश इस पैराग्राफ में दिया गया है, जो इस प्रकार है कि आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता के मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्तन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा की मानव निर्धनता के विस्तार कर रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की इकोनॉमिक का अंतिम चैप्टर, चौथा चैप्टर। उसी के साथ ये 9th क्लास की इकोनॉमी भी समाप्त हो जाएगी और 9th क्लास की एसएसटी की चारों बुकें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।